हेलो, गुड इवनिंग। और आज का जो सेशंस है वो है हमारा वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस। यानी कि हमें ये देखना होता है कि प्राइस का जो मूवमेंट है और वॉल्यूम का प्राइस और वॉल्यूम के बीच का रिलेशंस को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस। और यदि ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है या एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है तो मार्केट हमारा बहुत अच्छा मूवमेंट करेगा। लेकिन यदि इस बीच में इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंसेस क्रिएट होता है तो हमें एक रिवर्सल का संकेत मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस। वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस रिचर्ड वाइकॉफ के द्वारा एक स्टडी प्रोवाइड किया गया है जिसमें कि इन डिटेल्ड यही बताया गया कि प्राइस और वॉल्यूम का क्या रिलेशंस है। एक अच्छे मूवमेंट में अगर प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम का भी राइज होना ये अच्छा संकेत मिलता है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बायर्स है। अगर प्राइस नीचे जा रहा है और उसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये भी एक अच्छा संकेत है कि यहाँ पे बड़े क्वांटिटी में बड़े प्लेयर्स सेल कर रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस से स्मार्ट प्लेयर, स्मार्ट मनी, FII, DII यानी कि बड़े प्लेयर एक्चुअली में मूवमेंट क्या करना चाहते हैं। तो बड़े प्लेयर्स यदि स्टॉक्स को बाइंग करेंगे तो हम देखेंगे कि वॉल्यूम में भी उसका राइज देखने को मिलेगा। अगर बड़े प्लेयर अगर सेल कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। लेकिन यदि इसका उल्टा हो जाए कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा हो और वॉल्यूम नीचे आ रहा होगा, इसका मतलब है कि ट्रैप करने की कोशिश किया जा रहा है। स्मार्ट प्लेयर के द्वारा माल अपना बेचा जा रहा है और वहीं पे रिटेलर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है क्योंकि वो देख रहा है कि लगातार मार्केट। तो जैसे कि हमने लास्ट सेशंस में हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस अनकवर स्मार्ट मनी फुटप्रिंट, यानी कि स्मार्ट मनी का फुटप्रिंट यानी कि उसके पदचिन्ह को पहचानना है। एनालाइजिंग प्राइस मूवमेंट रिलेटिव टू द वॉल्यूम चेंजेस, प्राइस के मूवमेंट और रिलेशंस वॉल्यूम के साथ। स्टेप्स इंक्लूडिंग आइडेंटिफाइंग हाई वॉल्यूम एट की लेवल्स। अब जैसे कि ये की लेवल्स क्या हो जाएगा हमारा, ये की लेवल्स क्या हो जाएगा, जैसे कि सपोर्ट का टूटना, डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे था और वहाँ पे सपोर्ट ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमें देखना है कि वॉल्यूम में स्पाइक देखने को मिलना चाहिए। वॉल्यूम बड़ा है कि नहीं। अगर वॉल्यूम यहाँ पे बड़ा है तो ये कंफर्म कर रहा है कि ये मार्केट में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आना बाकी है, अभी मूवमेंट अभी और आएगा। की लेवल्स हमारे लिए हो जाएगा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड का ब्रेकआउट, किसी भी चार्ट पैटर्न जो बनता है, चार्ट पैटर्न जो बनेगा, चार्ट पैटर्न का एक्टिवेशंस। ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पे हमें वॉल्यूम का स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। बाकी जगह पे अगर आप वॉल्यूम को अगर इग्नोर भी कर देते हो या नहीं देखते हो तो काम चल जाएगा। लेकिन यदि ब्रेकआउट हो रहा है किसी भी इम्पोर्टेंट लेवल का, चाहे वो सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, ट्रेंड हो या चार्ट पैटर्न का एक्टिवेशन, चार्ट पैटर्न हमेशा जब भी बनेगा वो ब्रेकआउट के साथ ही बनेगा। तो इस जगह पे हमें वॉल्यूम को बहुत ही बारीकी नज़र से देखना होगा। स्पॉटिंग वेरिएंस लाइक लो वॉल्यूम ऑन रैलीज। एक उल्टा होता है कि मार्केट अब क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, प्राइस अल्टीमेट पहुँच गया। मार्केट कहाँ है, अल्टीमेट टॉप पे पहुँच गया और यहाँ पे देख रहे हैं कि वॉल्यूम अचानक से बड़ा हो गया। ठीक है ना, अब वॉल्यूम देख रहे हैं यहाँ पे बड़ा हो गया। पहले वॉल्यूम यहाँ पे था, मार्केट ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम था, लेकिन अचानक से अब देख रहे हैं कि एकदम मार्केट के टॉप पे अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया और प्राइस बहुत तेज़ी से भागा, ये समझ जाएंगे कि ये मार्केट का रिवर्सल का संकेत मिल रहा है। ये क्या मिल रहा है, रिवर्सल का। यानी कि स्मार्ट प्लेयर के द्वारा मार्केट में न्यूज़ फैला दिया गया है कि स्टॉक्स बहुत अच्छा है। अब न्यूज़ में आ चुका है तो सबको यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा बाइंग करने का और वहीं पे बड़ा प्लेयर्स को लिक्विडिटी मिलेगा और अपना पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो स्मार्ट प्लेयर जनरली क्या होता है, मार्केट के रैली में ही अपना पोजीशंस को काटते हैं। अगर मार्केट अगर उसने बाइंग किया है
तो मार्केट को ऊपर जाते जाते ही वो अपना बेचेगा, क्योंकि अगर नीचे जाने का वो इंतजार करेगा तब तो पता चला वो जब सेल करेगा तो मार्केट बड़ा फॉल कर जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, हाई वॉल्यूम ऑन रिवर्सल। अब जैसे कि हम लोग कैंडल स्टिक्स का ट्रेड करते हैं, इसका ट्रेड करते हैं कैंडल स्टिक्स का। तो कैंडल स्टिक्स क्या होता है, जनरली वो रिवर्सल ट्रेडिंग होता है। अगर मार्केट पिछले कुछ दिनों से नीचे आ रहा होगा, कोई बुलिश पैटर्न बनेगा तो मार्केट यहाँ से ऊपर, तो रिवर्सल के समय में वॉल्यूम हाई होगा, तो यानी कि हमें पता चलेगा कि यहाँ पे नए प्लेयर्स का एंट्री। और आपको ये पता है कि एक्यूमुलेशंस और डिस्ट्रीब्यूशंस में क्या अंतर। एक्यूमुलेशंस यानी कि मार्केट साइकिल का पहला स्टेज जहाँ पे प्राइस लंबे समय से एक्यूमुलेट कर रहा है और उसका ब्रेकआउट होगा, तो जाहिर सी बात वहाँ पे वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। वहीं पे अगर डिस्ट्रीब्यूशंस का फेज है और वहाँ पे अगर नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, ज़्यादा। अगर एक्यूमुलेशंस या डिस्ट्रीब्यूशंस का ब्रेकआउट हो रहा विथ लो वॉल्यूम, इसका मतलब है कि रिवर्स कर जाए। अगर आज डिस्ट्रीब्यूशंस का ब्रेकआउट हुआ, अगर आप वॉल्यूम देख रहे हैं कि कम है, तो इसका मतलब है कि वो ट्रैप कर रहा है या मार्केट फिर से ऊपर चले। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशंस का ब्रेकआउट हो रहा है और वॉल्यूम बड़ा हो रहा है, इसका मतलब है कि ये संकेत दे रहा है कि मार्केट अभी बड़ा गिरावट। तो ये जो एक्यूमुलेशंस, डिस्ट्रीब्यूशंस, मार्कअप और मार्कडाउन जो हमने मार्केट साइकिल में पढ़ा है, उसी चीज़ को ये और ज़्यादा डिटेल्ड में बताते हैं। तो एक्चुअली क्या है, ये रिवील्स करता है, ये जो वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस है वो मार्केट में क्या होने वाला है, मार्केट में बड़े प्लेयर क्या करना चाहता है, उसका इंटेंशन शो करता है। आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट 3-4 रिजल्ट के बारे में डिस्कशन किया, 3-4 थ्योरीज है। पहला थ्योरी है लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। अब सिंपल सी बात है, हमने आपको लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, हम ज़्यादा इकोनॉमिक्स में नहीं जाते हैं, लेकिन आपको सिंपल सा फैक्ट बताते हैं, आप मुझे बता दीजिएंगे कि क्या होगा। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि मार्केट अपना क्या हो रहा है, इस तरह से लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम बना रहा है। अब मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक्यूमुलेशन है। एक्यूमुलेशंस पे अगर मार्केट नीचे नहीं जा रहा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल रहा है, इसको डिमांड। डिमांड है जो कि प्राइस को नीचे नहीं जाने दे रहा है। और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करता है, लेकिन ये एक्यूमुलेशन के फेज में डिमांड और सप्लाई मोर और लेस बोल सकते हैं कि बराबर रहता है, इसीलिए ना तो मार्केट नीचे जा पा रहा, नहीं तो मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर डिमांड का ब्रेकआउट हो जाए, यानी कि एक्यूमुलेशन का अपसाइड ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ पे बताइए डिमांड क्या होगा, डिमांड ज़्यादा होगा। उससे लिए जब डिमांड ज़्यादा होगा तो प्राइस क्या होगा। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट व्हेन डिमांड, यानी कि बाइंग प्रेशर, डिमांड से हम लोग क्या समझेंगे, बाइंग प्रेशर, और सप्लाई से हम लोग क्या समझेंगे, सेलिंग प्रेशर। व्हेन डिमांड एक्सीड सप्लाई, जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगा सप्लाई से तो मार्केट क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, और वाइसे वर्सा अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा तो मार्केट। दिस इम्बैलेंस टिपिकली ऑकर्स ड्यूरिंग द फेज लाइक एक्यूमुलेशंस और मार्कअप। अब एक्यूमुलेशंस का ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, और ये मार्कअप में मार्केट लगातार ऊपर जा रहा हो, तो यहाँ पे ये दोनों केसेस में क्या होगा, डिमांड ज़्यादा हो, क्या होगा, डिमांड हाई होगा। तो जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो आप देखना कि वॉल्यूम आपका जो है इस तरह से अबव एवरेज वॉल्यूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अबव एवरेज वॉल्यूम। इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग स्लाइड में वहीं पे मान लिया जाए कि मार्केट अब क्या होगी, अब ऊपर के लेवल में कंसोलिडेट कर रहा है। ये कौन सा फेज हो गया हमारा, डिस्ट्रीब्यूशंस। डिस्ट्रीब्यूशंस में क्या हो गया, यहाँ पे भी डिमांड लगभग सप्लाई के बराबर है, इसीलिए ना तो मार्केट ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा। अगेन यहाँ पे डिमांड अगर ज़्यादा हो गया तो मार्केट क्या हो जाएगा, मार्कअप, और डिमांड से ज़्यादा अगर सप्लाई हो गया तो मार्केट क्या होगा,
तो यहाँ पे हर एक चीज़ को लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होता है, स्पेशली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझने। हम कई बार देखेंगे कि सपोर्ट पे प्राइस आ गया लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है। सपोर्ट प्राइस को नीचे जाने से रोकता है। क्या होता है? सपोर्ट प्राइस को नीचे जाने से रोकता है। प्राइस को ऊपर तभी ले जाया जाएगा जब वहाँ पे डिमांड सप्लाई से ज़्यादा। तो ऐसा कॉम्बिनेशन हमें खोजना होगा सपोर्ट पे, जहाँ पे सपोर्ट हो और स्ट्रॉन्ग डिमांड हो, तभी वहाँ से प्राइस ऊपर। यहाँ देखिए, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशंस का ब्रेकडाउन हुआ है। ठीक है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, वो सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ और वॉल्यूम भी देखेंगे तो अबव एवरेज वॉल्यूम के ऊपर। तो ये कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पे जो सेलिंग आया है वो सही है, इसमें बड़े प्लेयर्स का भी रोल है मार्केट को गिराने। अगर यहीं पे अगर मैं और भी देख लेता हूँ, निफ्टी को देख लिया, सेंसेक्स को देख लेता हूँ, तो सेंसेक्स में ट्रेड नहीं दिखाता है, सेंसेक्स में नहीं, बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी अबव एवरेज वॉल्यूम है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ब्रेकआउट है, यहाँ पे भी ठीक है। यहाँ पे है हमारा मिड कैप, मिड कैप में इसमें वॉल्यूम नहीं दिखेगा, तो मिड कैप के लिए हमें चाहिए होगा ICICI का, हमने पहले से प्रेडिक्ट करके रखा था। ये देखिए, ये क्या हुआ, बड़ा गिरावट हुआ और वॉल्यूम क्या है, एवरेज वॉल्यूम का ऑलमोस्ट डबल है। इसका मतलब ये कह रहा है कि अभी इसमें अभी और फॉल आना बाकी है, और इसमें हमारा एनालिसिस पहले से किया हुआ था, लगभग 19 रुपये का टारगेट काट। ठीक है, तो ये आपको पहले ही फेज में हमें बता दिया गया था कि ये मार्केट क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है, जहाँ पे प्राइस अक्टूबर में ये लेवल का था, तो ये हमें लग रहा था कि ये नवंबर तक हमारा ये 21 रुपया तक आएगा, और ये आपका जनवरी तक में हमारा, ये हमारा जनवरी से फरवरी तक में 11 फरवरी तक में हमारा 19 रुपये तक का साइकिल को कंप्लीट होने पे लग रहा था। अभी कहाँ पे प्राइस है, तो मोटा मोटी बोल सकते हैं कि हमारा टारगेट इन लाइन है। अभी भी हमारे पास 1 महीना का समय है और टारगेट 19 रुपये के करीब है। 5% का और गिरावट हमारा टारगेट डन हो जाए। तो यहाँ पे भी जो आपको एनालिसिस दिया गया था, यहाँ पे भी हमें जब पता चल रहा था, तो यहाँ पे वॉल्यूम का बहुत बड़ा योगदान। ठीक है, अगर ये वॉल्यूम नहीं रहता तो हमें नहीं पता होता, तब हम इतना बड़ा गिरावट के बारे में, इंडेक्स के स्पेशली इंडेक्स बड़ा मूवमेंट नहीं करता है, उसमें बड़ा करेक्शंस बोल दे कि 15% 20% का इंडेक्स गिर जाए, जनरली पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे हमें वॉल्यूम का संकेत मिल रहा था, जो कि हमें बता रहा था कि मार्केट एक काफ़ी बड़ा गिरावट कर सकता। तो यहाँ पे जब गिरावट हुआ है, तो देखिए यहाँ पे गिरावट हुआ, ये वाला मैं बात कर रहा था, ये इस लेवल को ब्रेक डाउन कर रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, और यहाँ पे आपका वॉल्यूम क्या है, बिलो एवरेज है, यानी कि पहले तो वॉल्यूम इस लेवल का था। ठीक है, इस लेवल का वॉल्यूम था, लेकिन यहाँ पे जब ब्रेकआउट कर रहा है इंपॉर्टेंट लेवल पे, और वॉल्यूम क्या है, लो है, इसका मतलब है ये कि रिवर्सल होने की हाई पॉसिबिलिटी। लेकिन जब यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है तो हमारा अबव एवरेज वॉल्यूम है, यानी कि यहाँ पे अभी भी शो नहीं कर रहा है, अभी वहाँ पे देखे तो हमें यहाँ पे डबल दिख रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे अबव एवरेज वॉल्यूम, तो ये ब्रेकआउट पे हमें वॉल्यूम ज़्यादा दिख रहा था, इस पे नहीं दिख रहा था, इसीलिए यहाँ से रिवर्स कर गया, जबकि हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि मार्केट अभी और फॉल करे। तो वॉल्यूम का एनालिसिस हमें एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है, ये देखिए यही चीज़। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर ड्रॉ कर दें, तो
ये सपोर्ट का जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, सपोर्ट क्या हो गया, एक इम्पॉर्टेंट जोन हो गया। इस सपोर्ट का जब ब्रेकआउट हो रहा है तो बिलो एवरेज वॉल्यूम था, ठीक है ना। ये क्या है, बिलो, यहाँ पे एवरेज ठीक ही दिखा रहा है, यहाँ पे ठीक ही दिखा रहा है, यहाँ पे ट्रैप नहीं किया, ठीक है। बट कंपेरेटिवली ये देखिए, ये लास्ट में भी समझ में आएगा। जो हमने बोला ना कि मार्केट अगर टॉप पे या बॉटम पे अगर बड़ा वॉल्यूम करता है तो वो एक रिवर्सल का संकेत। वॉल्यूम एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है इसमें। हाँ, वहाँ पे सही दिखा रहा था लेकिन ये वाला गलत दिखा रहा था, क्योंकि इसका निफ्टी मिड मिड कैप का ट्रेड नहीं होता है ना, इसलिए सही नहीं दिखे। एक बार देख लेते हैं कोई और मिड कैप में दिखा, तो वॉल्यूम हमारा नहीं शो कर रहा। ये ओरिजिनल मिड कैप है, इसी नेक्स्ट आइटम नहीं दिखा। तो ये ध्यान रखना है कि सप्लाई एंड डिमांड का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड हर एक जगह नहीं देखना है। सप्लाई एंड डिमांड जो भी चीज़ है, वॉल्यूम से रिलेटेड जो भी चीज़ है, एक स्पेशल जोन के पास ही देखना है। ऐसा नहीं कि हर एक दिन हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम प्राइस बढ़ रहा है उसके साथ वॉल्यूम क्या हो रहा है, हर एक दिन नहीं देखना। इम्पॉर्टेंट लेवल पे ही हमें वॉच करना है। फिर दूसरा जो थ्योरी है वो बोला जाता है कि आपने जितना मेहनत किया उसका उतना रिजल्ट मिला कि नहीं। अगर आपने 10 घंटा का काम किया है तो आपको 10 घंटा का कीमत मिला है या 20 घंटे का मिला है। अगर आपने 10 घंटा का काम किया और 15 घंटे का रिजल्ट मिला तब तो अच्छा है, लेकिन आप 10 घंटे का काम कर रहे हैं और आपको 5 घंटे का वेतन मिल रहा है तो क्या है, खराब हुआ। तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। एफर्ट को बोलते हैं कि जो वॉल्यूम है उसको बोला जाता है एफर्ट, और रिजल्ट होता है प्राइस। इसका थ्योरी को हम लोग इस तरह से समझते हैं, उससे कंफ्यूजन ये यहाँ पे देखा। ये कहता है कि अगर मेरा वॉल्यूम, ये मेरा है वॉल्यूम, अगर मेरा वॉल्यूम अगर बड़ा हुआ है तो मेरा प्राइस का भी मूवमेंट बड़ा होना चाहिए। यदि वॉल्यूम मेरा छोटा हुआ है तो प्राइस भी मेरा छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। वॉल्यूम अगर बहुत छोटा है तो वॉल्यूम भी हमें, प्राइस भी हमें, प्राइस और वॉल्यूम, तो ये देखना है कि वॉल्यूम और प्राइस एक दूसरे को आईना में ही देख रहा है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होगा जहाँ पे वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा और प्राइस में कोई हलचल, तो ये जगह पे हो जाता है हमारा डाइवर्जेंस। यहाँ पे हमें सोचने पे मजबूर कर देगा कि इतना बड़ा ट्रांजेक्शन्स हुआ लेकिन प्राइस में मूवमेंट नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ रिवर्स होने की संभावना दिखी। और ये भी पॉइंट हमें कहाँ देखना होगा, सिंपल सी बात है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही देखना है। बीच में हमें, फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे ये कहाँ पे है, ये सपोर्ट पे है, प्राइस कहाँ पे है, सपोर्ट पे है। ये प्राइस नीचे आया, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक छोटा सा वॉल्यूम बना, क्या प्राइस बना, छोटा सा, और वॉल्यूम यहाँ पे, वॉल्यूम हमें इतना बड़ा दिख रहा है। तो प्राइस और वॉल्यूम में मिला, मैच कर रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, प्राइस मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है और इसको रिलेट करना पड़ेगा, एक जैसा एनालिसिस नहीं हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़ा वॉल्यूम हो रहा है, इसका मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो रहा है और प्राइस कुछ नहीं हो रहा है। प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो क्या पहले क्या हो रहा होगा, प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो किसका डोमिनेंसी है, सेलर्स का। तो अब ये ऐसा कंडीशंस पे पहुंच गया है जहां पे सेलर्स जितना माल बेचना चाह रहा है, जितना माल बेचना चाह रहा है, बायर्स बाई कर ले रहा है।
परचेज कर ले रहा है, यानी कि जितना सेलिंग प्रेशर डाल रहा है ऊपर से सेलर्स, वो बायर्स अब्जॉर्ब कर ले रहा है और प्राइस को नीचे नहीं जाने दे रहा। इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर्स ज़्यादा एग्रेशन हो गया है, या फिर बाइंग का कैपेसिटी जो है ज़्यादा हो चुका है, अब मार्केट को नीचे नहीं जाने देगा और यहाँ से कुछ समय के बाद प्राइस यहाँ से देखोगे, अगर ये सपोर्ट पे होता और इतना बड़ा वॉल्यूम होता तो प्राइस यहाँ पे इसको तोड़ देता। क्या करता? तोड़ देता। तो हमें ये कंफर्म मिल रहा था कि मार्केट बड़ा रिजल्ट दिया है, एफर्ट ज़्यादा लगा है, प्राइस भी अच्छा मूव किया, तो ये मार्केट नीचे चला। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर सपोर्ट पे यदि प्राइस पहले नीचे आ रहा है, सपोर्ट पे यदि छोटा कैंडल बनता है, वॉल्यूम अगर यदि बड़ा होता है, तो ये हमें संकेत दे रहा है कि सेलिंग का प्रेशर खत्म हो रहा है और मार्केट रिवर्स। रेजिस्टेंस पे भी हमें उल्टा ही देखना होगा। मान लो कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है और ये रेजिस्टेंस का लेवल, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि छोटा सा प्राइस बना है और यहाँ पे वॉल्यूम क्या है? बड़ा बना है। ये वॉल्यूम बड़ा बना है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ज़्यादा हो रहा है। तो हमें ये देखना है कि प्रेशर, मार्केट ऊपर जा रहा है तो किसका कंट्रोल है मार्केट पे? बायर्स का। तो बायर्स अब जितना भी खरीदना चाह रहा है, ठीक है ना, उसका खरीदारी होते जा रहा है, लेकिन प्राइस ऊपर जा नहीं रहा है। इसका मतलब है सेलर्स ज़्यादा क्वांटिटी में आ गया है। अब जितना भी यहाँ पे खरीदना चाहोगे आपको सेम रेट पे माल मिल रहा है। इसका मतलब है कोई बड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आ चुका है। अब ये मार्केट यहाँ से रिवर्स, क्योंकि यहाँ पे एफर्ट के हिसाब से अगर रिजल्ट जनरेट होता तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट कर, ठीक है ना। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे हमारा इंटैक्ट रहेगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सा टूटेगा और कौन सा रिवर्स होगा, ये हमें एफर्ट एंड रिजल्ट बता। यहाँ पे हर एक कैंडल को हम लोग इसको एनालाइज करें। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? एफर्ट्स रिप्रेजेंट द बाइंग और सेलिंग प्रेशर। क्या है? बाइंग और सेलिंग प्रेशर्स इन द मार्केट ऑफन रिफ्लेक्टेड इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। तो एफर्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम। और रिजल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइस का मूवमेंट। अगर वॉल्यूम बड़ा है, प्राइस बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर वॉल्यूम छोटा है, प्राइस छोटा मूव होना चाहिए। लेकिन अगर वॉल्यूम बड़ा है और प्राइस छोटा है तो इसका मतलब रिवर्सल है, ठीक है। वॉल्यूम छोटा है और प्राइस बड़ा है, ये दोनों केस रिवर्सल। ये केस क्या हो गया हमारा? रिवर्सल। तो यहाँ पे सिर्फ आपको थ्योरी बताया जा रहा है, लेकिन जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या कैंडल स्टिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड में हम लोग बात करें। फिर नेक्स्ट थ्योरी पे आते हैं, यानी कि ये बता रहा है कि प्राइस और वॉल्यूम के बीच में क्या क्या रिलेशंस हो सकता है, कैसे हम रिलेट कर पाएंगे। और देखिए ये दोनों थ्योरी पे सप्लाई एंड डिमांड तो हम लोग को पता है, थोड़ा सा पहले से भी मालूम था कि सप्लाई एंड डिमांड अच्छा होता है। ये एफर्ट एंड रिजल्ट भी हम लोग को चलो समझ में आता है कि भैया अगर कोई ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो उसको ज़्यादा मिलना चाहिए, जो कम मेहनत कर रहा है उसको कम मिलना चाहिए। यहाँ पे भी हमारा एग्रीमेंट होता है। लेकिन ये चीज़ जो होता है ना, थोड़ा सा उल्टा हो, और यहाँ पे 80% से ज़्यादा रिटेलर यहीं पे फंस 80% से ज़्यादा रिटेलर यहीं पे ट्रैप हों। 80% समझिए क्या हो, ये क्या बोल रहा है? ये थ्योरी बोल रहा है क्लाइमेटिक वॉल्यूम एंड इट्स सिग्निफिकेंस। यदि मार्केट क्या बोल रहा है, पहले ये जो थ्योरी है देख लेते हैं।
द हाई वॉल्यूम दैट ऑकर्स एट द एंड ऑफ अ ट्रेंड, यानी कि जहाँ पे ट्रेंड का एंड होने की संभावना है और वहाँ पे अगर इंडिकेटिंग अ शिफ्ट इन द मार्केट सेंटिमेंट, अगर वहाँ पे बड़ा वॉल्यूम होता है तो ये संकेत हमें रिवर्सल का मिलता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? एक हॉरिजेंटल लाइन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें मालूम होता है कि यहाँ पे मार्केट इस तरह से रैली करे, लेकिन अगर मान लो कि कोई अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है ना, कहाँ पे चल रहा है? ये इस तरह से अप ट्रेंड में चल रहा है। तो अब यहाँ तक प्राइस चल रहा है ना, तो वॉल्यूम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तरह का था, तो वॉल्यूम भी हमें ठीक ठाक मिल रहा था। लेकिन जब ये लास्ट लेग ऑफ रैली में आता है तो यहाँ से प्राइस क्या होता है कि अचानक से प्राइस तेजी से और भाग जाता है, सीधा लगभग लगभग 70 से 80 डिग्री में मार्केट ऊपर जाता है, और वॉल्यूम भी अचानक से देखते हैं तो एक बड़ा वॉल्यूम करता है। तो यहाँ पे ये सोचना है कि ये कौन आदमी है जो इस लेवल पे बाइंग कर रहा है। जब वो 100 रुपया का चीज 300 रुपया हो गया तो कोई बाइंग नहीं हुआ, जब 300 रुपया हो गया तो 300 से 450 रुपया हो गया, 400 रुपया हो गया, और यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे स्मार्ट मनी जो है अपना पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर, वो क्या कर रहे हैं, तो इस लेवल पे, अगर आप मेरे को बताओ सिंपल से, आप टेक्निकल जानते हो, ठीक है, तो अगर ये मार्केट अप ट्रेंड में तो आप क्या करोगे? पोजीशंस को बेचोगे? नहीं बेचोगे, आपको क्या करना होगा? अब बाइंग कर रहे होगे। लेकिन लास्ट लेग में जब इतना बड़ा भयानक मूवमेंट आएगा तो और लोग रिटेलर जो नहीं बाइंग किया वो लोग भी कूद रहा होगा, अरे भाई इतना मिस कर दिए हैं, मार्केट और पता नहीं कितना ऊपर चल जाएगा, खरीद लो, वो लोग जंप करेंगे। यहाँ पे न्यूज़ का बहुत बड़ा रोल है। न्यूज़, मीडिया, टेलीग्राम, अनइन्फॉर्म्ड रिसोर्सेज पे ये सब आएगा कि इसको बाइंग कर लो, मार्केट अभी और ऊपर जाएगा। अब और हम लोग देखेंगे, हाँ भाई बात तो सही बोल रहा है, स्टॉक्स तो सही दिया है, प्राइस तो पिछले कई दिनों से चल रहा है, ट्रेंड भी पॉजिटिव है। छोटा छोटा रिटेलर तो अब लगभग लगभग हर कोई टेक्निकल तो थोड़ा थोड़ा कर ही लिया है, वो भी देख रहा है तो बोला कि हाँ सही स्टॉक दिया, वो बाइंग करेगा, थोड़ा सा 5-10% का रैली करेगा और ये अचानक से यहाँ से एग्जॉस्ट करेगा इसी, और आपको निकलने का मौका नहीं देगा। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशंस होगा ही नहीं, ये वी शेप में रिकवर्ड करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब तो हमें निकलने का मौका दे देता है, लेकिन अगर जो लास्ट लेग ऑफ रैली में अचानक बड़ा वॉल्यूम पे प्राइस रिलीज किया है, वो उसी तरह से प्राइस नहीं, ठीक है ना। तो इसको एक तरह से हम लोग एग्जॉस्टन बोलते हैं, यानी कि जितना बायर था सब एग्जॉस्ट, अपना पूरा माल यहाँ पे स्मार्ट प्लेयर एक ही झटके में बेच दिया। यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ आया तब क्या करेगा? बाइंग करेगा, बड़ा क्वांटिटी में बाइंग करेगा, और यहाँ पे मान लो कि 5 लाख 10 लाख शेयर इसको बेचना था, तो अचानक से बेचेगा, आराम से बिक जाएगा और उसको महंगा रेट पे बिक। लेकिन मार्केट मूवमेंट किसका पैसा से करता है? हम रिटेलर का पैसा से या बड़े प्लेयर का पैसा? तो बड़े प्लेयर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो अब मार्केट मूव करेगा क्या? हाँ, अब ये रहा कि इसको पहचान पाएंगे, तो पहचान पाएंगे जब हम ट्रैप हो जाएंगे, तब लगेगा कि अरे यार यहाँ पे तो बताया गया था। क्योंकि इतना अच्छा मार्केट दिख रहा होगा ना, तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते, रेसिस्ट नहीं कर पाते, हम लोग एंट्री भी कर लेते। लेकिन अगर हमने रोक लिया अपने आप को, तब तो, और इसी तरह से लास्ट में होगा, मान लो कि कहाँ पे आ गए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, सॉरी यहाँ से गिरते गिरते आ रहा है, ये कौन सा है? मार्कडाउन फेज है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्यूमुलेट होने लगा, ठीक है ना। तो मार्कडाउन से पहले या फिर क्या होता है, वी शेप का रिकवरी भी आपको बताया गया कि वी शेप का रिकवरी होता है इस तरह से। कोविड का जो रिकवरी है वो कैसा है? वी शेप का है। नहीं तो कुछ जगह पे आपको डब्ल्यू शेप में रिकवरी होगा, नहीं तो यू शेप में मोस्टली रिकवर्ड होगा। वी शेप में क्या होगा? मार्केट ऐसे गिर रहा होगा, गिर रहा होगा, गिर रहा होगा, लास्ट में जो है मार्केट है ना, सीधा इस तरह से गिरे,
और यहाँ पे वॉल्यूम भी बड़ा हो जाएगा इस लास्ट लेग में। इधर हम वॉल्यूम देख रहे होंगे कि इस तरह का वॉल्यूम हमारा चल रहा है। कहेंगे यार वॉल्यूम भी कंफर्म कर रहा है ना, मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि वॉल्यूम अचानक से लास्ट लेग ऑफ रैली में क्यों है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी छानबीन करोगे, ठीक है ना, सीआईडी वाला कहानी होगा हाँ ठीक है ना, अगर आप छानबीन यहाँ पे अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कोई ना कोई न्यूज़ के कारण मार्केट, और यहाँ पे एक मार्केट डाउन मारेगा और उसी तरह से मार्केट रिकवर कर लेगा। ठीक है ना, लेकिन ये क्लाइमेटिक वॉल्यूम डाइवर्जेंस जो बोला जाता है, सीवीडी भी बोला जाता है इसको, इतना आसान नहीं हो पाया है। हम भी एक्सेप्ट करते हैं, हम भी बहुत बहुत बार क्या, हम मोस्टली बोल सकते हैं कि 10 में से 7 बार हम भी पकड़ नहीं पाते। उसी कंडीशंस में हम पकड़ पाते हैं जिसमें हम पहले से वो स्टॉक्स को देख रहे होते हैं। नहीं तो अगर मैं आज हम उस स्टॉक्स को देखें और क्लाइमेटिक वॉल्यूम डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ तो नहीं पहचान पाए, क्योंकि वॉल्यूम हम हमेशा लगा के भी नहीं रखते। बट अगर आप करते हैं तो आपके लिए बेस्ट इन्फॉर्मेशन होगा। तो ये 3 थ्योरी, ठीक है ना, ये 3 थ्योरी आपको वॉल्यूम का पता होना चाहिए कि प्राइस और वॉल्यूम के बीच में क्या क्या रिलेशंस। एक बार फिर से आ जाते हैं मार्केट साइकिल में कि वहाँ पे वॉल्यूम का क्या रिलेशन। स्टॉक मार्केट के साइकिल का पहला स्टेज क्या था? एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशंस में क्या हो रहा होगा? बड़े प्लेयर्स अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को बाइंग कर रहे होंगे। तो स्मार्ट मनी ग्रेजुअली एक्यूमुलेट शेयर्स ऑफन एट द लो प्राइसेस कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑन रैलीज। पहले गिर रहा था, अब यहाँ जब एक्यूमुलेशंस में आया, जब लास्ट स्टेज में आया कि मार्केट अब इसके नीचे नहीं जाएगा, तो स्मार्ट प्लेयर यहाँ पे क्या करता है? सबसे पहले वही बाइंग करता। वो बाइंग करते तो मार्केट में क्या मिल जाता है? डिमांड मिलता है, जिससे कि अब प्राइस फर्दर फॉल। उसके बाद एक्यूमुलेशंस के बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो उसको कौन सा फेज बोलते हैं? मार्कअप। मार्कअप यानी कि ग्रोथ फेज, और डाउ थ्योरी के केस में हम इसको पार्टिसिपेशंस बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे जितने भी लोग रहेंगे, चाहे वो स्मार्ट प्लेयर है, म्यूचुअल फंड है, टेक्निकल ट्रेडर है, जो लोग भी है, सबको यहाँ पे क्या करेंगे? बाइंग करेंगे। और सबको अगर बाइंग कर रहे होंगे तो वॉल्यूम यहाँ पे कैसा होना चाहिए? तो द प्राइस बिगिंस टू राइज एज डिमांड इंक्रीजेस एंड द वॉल्यूम टिपिकली स्टे हाई रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड। तो ध्यान रहेगा कि अगर अपवर्ड ट्रेंड यानी कि मार्कअप फेज पकड़ा है तो प्राइस भी बड़ा होना चाहिए और वॉल्यूम भी बड़ा होना चाहिए, तब ये पता चल रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। मार्कअप के बाद कौन सा फेज आता है? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशंस में क्या होता है? मार्केट में अब बड़ा मूवमेंट नहीं हो पाता, रिटायरमेंट का स्टेज होता है। अब बड़ा जो होता है मूवमेंट, हल्का लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन, या फिर एक बोल सकते हैं कि जो एक्यूमुलेशंस में होता था वही फेज हमारा वहाँ पे होता। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है? प्रॉफिट बुकिंग होता है। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशंस में? प्रॉफिट बुकिंग होता है, जो एक्यूमुलेशंस में बाइंग किया होता है या फिर मार्कअप में बाइंग। स्मार्ट मनी स्टेज टू डिस्ट्रीब्यूट देयर होल्डिंग। क्या करता है? वो अपना पोजीशंस को छोटे छोटे क्वांटिटी में वो बेच रहा होता है, ऑफन एट दी हाई प्राइसेस। ये बोल रहा है कि हाई प्राइसेस में बेच रहा है। मार्केट अभी ऊपर ही दिख रहा होगा, लेकिन वो अपना पोजीशंस को क्या कर रहा होगा? बेच रहा होगा। कैरेक्टराइजेज बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑन कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑन डिक्लाइन। अब वॉल्यूम जो है धीरे धीरे करके डिक्लाइन हो रहा। प्राइस क्या हो रहा होगा? ऊपर जा रहा होगा, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा होगा? नीचे जा रहा होगा। तो यहाँ पे हमें एक डाइवर्जेंस। चौथा फेज क्या होगा? नॉकडाउन। सपोर्ट मेरा टूट जाएगा। सपोर्ट टूटेगा तो कैसा वॉल्यूम होना चाहिए? बड़ा। कैंडल कैसा बनना चाहिए? तो द प्राइस बिगिंस टू डिक्लाइन एज सप्लाई, यानी कि मार्क डिस्ट्रीब्यूशंस पे अगर सप्लाई ज़्यादा हो गया तो सप्लाई ज़्यादा होना चाहिए। ओवरवेल्म डिमांड, डिमांड से ज़्यादा होना चाहिए। वॉल्यूम रिमेन्स हाई, वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रॉन्ग डाउन। तो ये जो हमने क्या किया है, चाहे हमने मार्केट साइकिल पढ़ा है, चाहे हमने डाउ थ्योरी में हमने मार्केट का 3 फेजेस पढ़े हैं,
और जो हमने अभी यहाँ पे वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस, ये तीनों बोलता है एक दूसरे से कोरिलेट। और ये कंप्लीट होने के बाद फिर से वही होगा, मार्कडाउन के बाद एकुमुलेशन, मार्कअप, मार्कअप के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ये साइकिल हमेशा ये कंटिन्यू। तो रिचर्ड वाइकॉफ आइडेंटिफाई अ 5 स्टेप मार्केट साइकिल दैट डिस्क्राइब द इवोल्यूशंस ऑफ द प्राइस ट्रेंड विथ एक्यूमुलेशंस टू डिस्ट्रीब्यूशन। ये इस तरह से ये लगातार होता है। एबीसी का मतलब अब फिर से रिपीट होगा वो पैट, इस तरह से जो हुआ है फिर से वो रिपीट हो जाएगा। एबीसी का मतलब एबीसी पैटर्न नहीं हुआ, इसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा, फिर मार्कअप आएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर डिक्लाइन होगा, फिर मार्कअप, ये रिपीट होते रहेगा ये पैटर्न। ये सिंगल स्लाइड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट हमने लिखा है कि अगर प्राइस सेक्शंस और वॉल्यूम के बीच में क्या है उसका क्या मतलब। तो प्राइस क्या हो रहा है, अपवर्ड ट्रेंड में जाएगा। अगर प्राइस क्या हो रहा है, मार्कअप फेज में जा रहा है, मार्कअप में है तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। अगर मैं ऐसा कंडीशन है जहाँ पे मार्कअप है, प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड पोटेंशियल फॉर फर्दर गेन, अभी और प्राइस ऊपर जाएगा। अगर प्राइस क्या है, नीचे जा रहा है, मार्कडाउन में जा रहा है, तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव है, वो बड़ा ही होना चाहिए, निगेटिव छोटा नहीं बोल देना है, रिवर्सल होता है। तो इंक्रीजिंग वॉल्यूम ये रहा। तो यानी कि जो हमने आपको पहले बताया वही चीज़ को हमने एक सिंगल स्लाइड में आपको डाल दिया यहाँ पे पिक्चर के साथ। एक्यूमुलेशंस है, फिर यहाँ पे मार्कअप हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूशंस हुआ, मार्कडाउन हुआ, फिर ये साइकिल रिपीट होता। पीपी हाँ वीक हो रहा है, हाँ। तो जब भी हम ट्रेंड फॉलोइंग मेथड को अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम हमारे साथ राइजिंग होना चाहिए, और रिवर्सल ट्रेडिंग करेंगे तो हमारा वॉल्यूम डिक्लाइन होना चाहिए। पीपीए यानी कि वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस provides a framework for identifying and interpreting price pattern in price action and volume। प्राइस पैटर्न और वॉल्यूम के बीच का जो इंटरप्रिटेशन है वही हमारा ये हो गया वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस। इसको जान करके आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या अंडरस्टैंडिंग आएगा, अलाइंग ट्रेडर्स टू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अंडरलाइंग मार्केट डायनेमिक। आपको मैंने बताया कि अगर आप मार्केट साइकिल को समझ लेते हो तो क्या होगा, अगर 50-60% का मूवमेंट आएगा तो आप 30-40% तक बने रहोगे। अगर वो नहीं बना, अगर नहीं मार्केट साइकिल को जानते हो तो 50-60% का मूवमेंट होगा 10-15% में लेकर के। और अगर मार्केट साइकिल के साथ साथ हमारा वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस है तो हम बोल सकते हैं कि 80% से ज़्यादा हम ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हैं। तो 80% तक हम मार्केट को कैप्चर कर लेंगे। अभी भी हम ये क्लेम नहीं करते हैं कि अगर 100 रुपये का मूवमेंट आएगा तो आप 100 रुपया पकड़ो। सिर्फ अगर आप मार्केट साइकिल को पकड़ लिए हो, समझ लिए हो, तो 50% तक कैप्चर कर लोगे। मार्केट साइकिल के साथ साथ अगर वीपीए को पकड़ लिए हो तो 70% तक चले जाओ। 100 रुपया में 70 रुपया आपके पॉकेट में। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर हमारा ये इम्पोर्टेंट स्लाइड्स है, ब्रेकआउट पे हमारा वॉल्यूम का क्या रोल होगा। वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस, पी से वॉल्यूम, पी से प्राइस, ए से एनालिसिस। वॉल्यूम और प्राइस का रिलेशन ही या विश्लेषण, इसी को बोला जाता है वॉल्यूम प्राइस। थोड़ा देर पहले ही आपको बताया गया है कि वॉल मैं अगर पहले स्लाइड में आ जाऊं तो यहाँ पे वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस के बारे में बोला गया है कि स्टेप्स इंक्लूडिंग आइडेंटिफाई। आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट को आप देखेंगे।
ठीक है। स्टेप्स इंक्लूड आइडेंटिफाइंग हाई वॉल्यूम एट की लेवल्स पे ही बोला गया है कि आपको हर एक जगह पे ध्यान उतना नहीं देंगे चलेगा, लेकिन की लेवल्स पे, चाहे वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन हो, सप्लाई एंड डिमांड का जोन हो, या ब्रेकआउट का हो। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो कौन सा, किस पे बात कर रहे हैं हम लोग? ब्रेकआउट। अगर कोई ब्रेकआउट होता है, तीन चीज होता है मार्केट में, क्या होता है? तीन चीज होता है। एक होता है ब्रेकआउट, सबको इसी को ट्रेड करना चाहिए, लेकिन ब्रेकआउट हमें 10 में से 3 बार मिलता है, 5 बार हमें फेकआउट होता है, और 2 बार हमारा सेकआउट होता है। सेकआउट मतलब होता है, जैसे कि ब्रेकआउट का मतलब हो गया, जैसे कि मान लो कि ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, तो ये रेजिस्टेंस को क्या करेगा? ब्रेकआउट करके ऊपर में ही क्लोजिंग दे देगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट के बाद ये क्या होगा? प्राइस ये लगातार ऊपर जाएगा। यहाँ पे फेकआउट और सेकआउट में क्या होगा अंतर? यहाँ पे क्या होगा? प्राइस यहाँ से जाएगा, यहाँ से ब्रेक कर देगा, यहाँ पे मार्केट मान लो इस तरह से क्लोजिंग दे देगा, ठीक है। लेकिन अगला दिन मार्केट ये आपको क्या किया? फेकआउट कर दिया। और सेकआउट क्या होता है? यानी कि आपको इंट्राडे में ये क्या होगा? मार्केट यहाँ से जाएगा जाएगा, इंट्राडे में यहाँ पे दिखेगा, और मार्केट का क्लोजिंग आपका क्लोज कहाँ करेगा? यहाँ। इसको बोलते हैं सेकआउट। और ये इंट्राडे में होगा। जो ब्रेकआउट करके प्राइस अगर इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया है, अब यहाँ पे वॉल्यूम का क्या रोल हो? तो जाहिर सी बात है, ब्रेकआउट अगर सस्टेन करने वाला और ब्रेकआउट कंटिन्यू करने वाला है, तो यहाँ पे वॉल्यूम का साइज बढ़ा। तो मैं यहाँ पे ये जो लाइन डाला हूँ अब एवरेज वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए। ब्रेकआउट में बोल सकते हैं ना कि वॉल्यूम लगभग लगभग कुछ इसी तरह का रहता है, लगभग लगभग बराबर रहे। लेकिन सेकआउट में क्या रहेगा? क्योंकि ये इंट्राडे का पोजीशन है, बाद में पता चलेगा कि यहाँ पे अबव एवरेज वॉल्यूम था, ये यहीं पे। when the price of security break out of a defined price range, रेंज करने का मतलब हो सकता है कि वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकता है, सप्लाई एंड डिमांड हो सकता है, किसी चार्ट पैटर्न का नेकलाइन हो सकता है। ऑफन अकम्पनीड बाय सर्ज, मतलब कि उसमें एक बढ़त, वॉल्यूम में एक बढ़त देखने को मिलेगा। वॉल्यूम कन्फर्मेशन, हाई वॉल्यूम ऑन द ब्रेकआउट डे confirm the strength of the move and increases the likelihood of the sustained trend। जैसे कि यहाँ पे अबव एवरेज वॉल्यूम से ब्रेकआउट करता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ये ऊपर और स्ट्रॉन्ग मूवमेंट करेगा। लेकिन ब्रेकआउट के बाद अगर वॉल्यूम अगर ज़्यादा नहीं होता है तो यहाँ पे फंस सकते हैं, और ब्रेकआउट पे अगर वॉल्यूम नहीं है तो वो ज़्यादा चांसेस है कि वो इंट्राडे में ही वो नीचे आ जाए। तो ये तीन चीज़ होता है। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको क्या करना है? आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल ब्रेकआउट बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शंस एंड वॉल्यूम पैटर्न, इंटर द ट्रेड्स विद द ट्रेंड एंड मैनेज रिस्क। अगर ये ब्रेकआउट हो गया, अब क्या होता है ना, जैसे ही ट्रेड हो रहा होगा ना, हम तुरंत जंप कर जाते, यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत, हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए होगा। ये हो गया ब्रेकआउट, ये हो गया प्राइस, हमें चाहिए होगा कंफर्मेशन। वो कंफर्मेशंस क्या होता है? ब्रेकआउट कैंडल का हाई के ऊपर निकलता है तो हम जा कर के हम बाइंग, यानी कि ये ब्रेकआउट हो गया, लोग यहीं पे बाइंग करते, हम नहीं करते। ये ब्रेकआउट कैंडल का हाई है, अगला कैंडल जैसे इसके ऊपर निकलेगा तो बाइंग। यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुका है तो आप बाइंग कर लिए, लेकिन प्राइस इस कैंडल के हाई के ऊपर नहीं निकला मार्केट, तो आपको क्या करना है? ट्रेड करने पे ब्रेकआउट प्लस प्राइस का कंफर्म। जान रहा हूँ कि टॉपिक्स लंबा है, लेकिन इसका पूरा डिटेल्ड में सेशंस होगा, लेकिन आपको एक सेशन में बता दिया जा रहा है कि वॉल्यूम हमारा क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर।
और जो विदाउट वॉल्यूम को ट्रेड कर रहे थे तो वो अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि वो जब भी ट्रैप हुएंगे तो शायद वो एक बार वॉल्यूम को इग्नोर कर दिए। और इस पे इसीलिए इतना ज़्यादा फोकस डाला गया है क्योंकि अब हमें 1 से 2 साल के अंदर में हमारा ट्रेडिंग मैनुअली से पूरी तरह से चेंज हो जाएगा एआई पे ऑल्गो ट्रेडिंग पे पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑल्गो ट्रेडिंग में जो कॉन्फ़िगरेशंस डालेगा वो यही सब डालेगा। तो वो एल्गो को अभी हमें अपने माइंड को तैयार कर लेना है कि वो क्या रिजल्ट जनरेट करेगा, कैसे वो फेक आउट करेगा, क्योंकि वो मशीन होगा, उसका कोई इमोशन नहीं, उसको प्रोग्रामिंग किया वो प्रोग्राम करेगा। ठीक है, तो ये अपना स्किल्स को मैच करने के लिए जो आगे एल्गो से ट्रेड करना पड़ेगा, हमें compete करना पड़ेगा। हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। अपना एल्गो मतलब होता है कि अपना स्ट्रेटेजी को डालना है। हमारा स्ट्रेटेजी में हमें डर लगता है कि अरे यहाँ बाइंग करें कि नहीं करें, सपोर्ट पे आ गया हम बाइंग नहीं कर पा रहे, मार्केट ये ऐसे है वैसे। एल्गो में डाल दिए कि सपोर्ट पे आएगा, बाइंग करना है तो बाइंग कर लेगा, चाहे वो स्टॉप लॉस काटेगा या टारगेट। ठीक है, वॉल्यूम ट्रेड एनालिसिस कंफर्मिंग। ब्रेकआउट पे अगर वॉल्यूम बड़ा है तो ये हमें कंफर्म कर रहा है कि प्राइस अभी ऊपर जाएगा। अगर ब्रेकआउट पे अगर वॉल्यूम कम हो रहा है वो हमारा रिवर्स। ठीक है, इसका दो एनालिसिस होता है। स्प्रेड का मतलब होता है गैप। स्प्रेड का क्या होता है, जैसे कि बायर और सेलर के प्राइस के बीच में जो अंतर रहता है, बायर और सेलर का जो अंतर रहता है, मान लो कि बाइंग करना चाह रहा है कोई 101 रुपया में, तो कोई सेल करना चाहेगा 100 रुपया 20 पैसा में, तो ये दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया, 20 पैसा। इसी को बोला जाता है स्प्रेड। ठीक है, तो इसको अभी हम नहीं बताएंगे, इसे आगे हम लोग, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक हो गया है। लास्ट में हमें क्या करना है, इस स्लाइड के बारे में तो हम लोग आगे पूरा का पूरा रियल वर्ल्ड में ही, यानी कि हमारे पास जितना भी चार्ट रहेगा सब में हमारा वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस। आपको क्यों करना चाहिए, तो ये आपको एक पावरफुल टूल्स प्रोवाइड करता है एक ट्रेडर। यानी कि हम इसका एनालिसिस, हम ये जो 3 टॉपिक्स को इतना महत्व दे रहे हैं, स्टॉक मार्केट साइकिल, डाउ थ्योरी और वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस, ये तीनों का इम्पोर्टेंस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब मुझे काफ़ी इन डेप्थ, यानी कि 2 चीज़ों से अब हमारा ट्रांजेक्शन्स हो गया। अब वो ज़माना नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ हमें ही आता है। टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक्स लगभग लगभग आज मान लिया जाए कि अगर 8-10 करोड़ अकाउंट है, डीमेट अकाउंट है, तो ये मान के चलिए कि 70-80 लाख लोगों ने अब टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक्स तो कंप्लीट कर लिया। तो इसीलिए अब हमारा क्या है, वो रिटेलर से भी थोड़ा सा डर है, और दूसरा स्मार्ट मनी, वो तो हमेशा हमेशा हम लोग को तकलीफ देगा, और तीसरा एल्गो, ये तीनों को compete करना है, इसीलिए हमें ये तीनों पे बहुत ज़्यादा। अब आगे वाले दिनों से तो हमारा ट्रेडिंग पे एंट्री हो जाएगा कि परफेक्टली हम इसी पॉइंट पे एंट्री करेंगे या एग्जिट। तो कोई क्वेश्चन है?